अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 या एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सभी एस्पिरेंट को यही लगता है कि एग्ज़ाम पहला अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि पहला अटेम्प्ट में निकालने के लिए एग्ज़ाम को आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना ज़रूरी है, जो सभी को नहीं पता होता ये चीज़, और नॉर्मली इस चीज़ पे कोई फोकस करता नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, 7 से 8 पॉइंट्स हैं, अगर उन पे आप ध्यान दोगे और उन चीज़ों को, उन गलतियों को नहीं करोगे, देन फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना ईजी है। अगर आप एफ़र्ट लगा रहे हो, देखो जो एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं उनके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जो एफ़र्ट लगा रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये 7-8 पॉइंट में उनका गलती हो रहा है। तो अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी सीजीएल 2025 या सीएचएसएल 2025 में आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आप ये दूसरा या तीसरा है, अगर आपका ये पहला नहीं हुआ, अगर दूसरा तीसरा में अगर आप करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अंत तक देखना, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे। देखो, और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ ऑनेस्टली, अब ये वीडियो जितने लोग देखेंगे वो सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने वाले, क्योंकि सब देख लेंगे वीडियो को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में चूक हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कम्प्लीटली टू द एंड, मतलब प्रिपरेशन के एंड तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत कम संख्या में लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको सक्सेस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला बात पे आपको ध्यान देना है कि आपको किसी एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना है। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक्स के वीडियो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। मान लो कि मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है, मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करके रखा हूँ। चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ, सॉरी, सब्जेक्ट वाइज मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करके रखा हुआ है। रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, या फिर आप कोई भी सेलेक्टेड बंदा है उसका स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही करोगे, किसी एक पर्टिकुलर नाम का करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी आपको अच्छा लगे आप टोटली स्ट्रैटेजी सुनो, 3-4 स्ट्रैटेजी देखो, 5 स्ट्रैटेजी देख लो, 5-6 स्ट्रैटेजी देखो, 2 दिन स्पेंड करो, स्ट्रैटेजी समझो, और जो आपको कंफर्टेबल लगे एक को फॉलो करो। दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैंने, मान लो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं स्ट्रैटेजी 6-7 स्ट्रैटेजी देख लिया, उसमें से एक चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, सडनली मेरे को और किसी का स्ट्रैटेजी वीडियो दिख गया यूट्यूब पे और मेरे को लगा है कि ये सही है, तो मैं वो स्ट्रैटेजी पे जंप कर लिया। तो दिक्कत ये है कि कोई एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो ना, तो वो बंदा जैसे प्रिपरेशन किया हुआ है वो उसी हिसाब से बताएगा। वो जो गलतियाँ वो किया था वो आपको पॉइंट आउट करेगा कि ये गलती नहीं करना है। तो उसका स्ट्रैटेजी एक कस्टमाइज्ड, एक अलग तरीके से होता है। लेकिन आप मिक्स करोगे हर टाइप की स्ट्रैटेजी, तो फिर आपका प्रिपरेशन गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में 5-6 स्ट्रैटेजी देख लो, समझ लो, और अगर हो सके तो खुद से एक स्ट्रैटेजी बना लेना अगर पॉसिबल है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो किसी एक का स्ट्रैटेजी जो आपको कंफर्टेबल लगे, सेलेक्टेड बंदे का, ठीक है, और किसी का मत देख लेना। जो सेलेक्ट हुए हैं, जो प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल में या सीएचएसएल में, उनका स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और अगर आपने डिसाइड कर दिया कि एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, उसके बाद आपको शिफ्ट नहीं होना है, आपको उसी स्ट्रैटेजी पे अंत तक पढ़ाई करनी है। पॉइंट नंबर 2, आपको लिमिटेड बुक्स फॉलो करने हैं। अब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कोई बोलेगा कि ये किताब कर लो, दूसरा कोई बोलेगा कि ये किताब कर लो, और किसी यूट्यूब पे वीडियो में आप देख लिया कि ये किताब आपके पास होने चाहिए। ऐसे भी वीडियो लोग बनाते हैं कि ये किताब आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है आपके पास होने चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ नॉर्मली जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उतना बस, और ऐसा नहीं है कि घर को आप लाइब्रेरी बना दे रहे हो। तो आपके पास मिनिमल किताब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ कर रहे हो तो मैथ के एक किताब, या तो एरिथमेटिक का एक ले लो, एडवांस का एक ले लो, ये कर सकते हो, एक किताब। इंग्लिश ग्रामर के लिए एक किताब, ऐसा नहीं है कि 2-3-4 किताब पढ़ रहे हो। ओनली 1 बुक चूज़ करो। आपको पता है मार्केट में क्या है जो अच्छा किताब है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। रीजनिंग के लिए एक किताब, जीएस के लिए एक किताब। इसके साथ
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो एक एक, ठीक है। 10-15 हर टाइप के, हर एडिशन के, हर पब्लिकेशन के लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब एक एक ले सकते हो। जैसे कि मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर बताऊं, किरण पब्लिकेशन जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया हुआ था, बेस्ट किताब है, ठीक है। सिंपल है, डिसेंट है, और अभी वो इसको ज़्यादा एनहांस कर चुके हैं, क्वालिटी को बढ़ा चुके हैं। जैसे कि मैं अभी डिटेल में बताना चाहता हूँ। अगर मैं किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो मैथ की किताब के बारे में जब अगर बात करूँ, तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था किरण किताब में, वहाँ पे जब फॉलो कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब 98, 97 तक के क्वेश्चंस थे। लेकिन अभी दोस्तों 90s के क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है। इवन 2005, 6, 10 अप टू मतलब 2013-14 तक उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही है। अभी जो किया है वो क्या किया है कि लेटेस्ट क्वेश्चंस, मतलब 5, 6 साल, 7 साल तक जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इस किताब में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टाइप वाइज क्वेश्चंस वहाँ पे दिया गया है, जो कि मतलब आपको देखने को मिलता है किताब में। इस किताब में टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर चैप्टर में हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कोई एक मतलब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको सामने प्रेजेंट किया जा रहा है किताब में। तो 3, 4, 5, 6 किताब खरीदने से अच्छा है आप एक किताब को परचेस करो, और सारे टाइप के क्वेश्चन जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चंस एक ही बुक में, एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो हर टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। मान लो कि एक चैप्टर में 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें मेरे को एक्सपर्ट बनना है। तो उसी हिसाब से आप वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशंस और थोड़ा मतलब एनहांस कर दिया गया है। पहले क्या बहुत ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस होता था, लेकिन अभी जो किताब आ रहा है लेटेस्ट, उसमें वैरायटी टाइप के सॉल्यूशंस है। उसमें एक ट्रेडिशनल तरीका भी दिया हुआ है, एक और शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या है कि ईजिली थीम बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए कि आपको जो मतलब अगर बता रहा है कि कोई क्वेश्चंस को इस टाइप के सॉल्व किया जाता है, तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है, कहीं पे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है सॉल्यूशन में, ताकि एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। ईजीली विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उन फार्मूलाज को याद करके। तो ऐसे ही दोस्तों प्रीवियस ईयर के बाकी सब्जेक्ट की भी आप एक एक किताब रखना, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको लिमिटेड बुक्स पे फोकस करना है। आप बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाओगे, आपका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा, जो कि अननेसेसरी है। आप सिंपल चीज़ों को सिंपल रखो, किताब लिमिटेड रखो, और अपना पूरा एनर्जी उसमें झोंक दो, ना कि आप 1000 किताब पढ़ रहे हो। उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये आपको फेलियर के रास्ते पे लेके जाएगा, आपके सक्सेस की तरफ इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ एक सोर्स पे फोकस करना है लर्निंग के लिए। अब देखो, जब प्रिपरेशन जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कुछ चीज़ें सीखना है, वो सीखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखे, वो सीखेगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसेप्ट क्या है, परसेंटेज चैप्टर क्या है, कंसेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर एक चैप्टर्स वो सीखेगा। पहले लर्निंग प्रोसेस में होगा वो, वैसे ही इंग्लिश, वैसे ही जीके, वैसे ही रीजनिंग, तो वो सीखेगा। तो सीखने के लिए आपको एक सोर्स पे फोकस करना है, या तो यूट्यूब, या तो अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो पेड वीडियोस, ठीक है। पेड वीडियोस भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3-4 पेड वीडियोस ले लिए, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप 3-4 वीडियो से नहीं पढ़ पाओगे हर किसी से। तो आपको कोई एक सोर्स सेलेक्ट करना है लर्निंग के लिए, या तो यूट्यूब से। देखो, जो एफर्ट नहीं कर सकते उनको मैं क्लियरली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं खुद यूट्यूब से पढ़ा हुआ था दोस्तों। मैं पेड कोर्स नहीं लिया था, ना ही मैंने कोई कोचिंग किया हुआ है। तो यूट्यूब में जो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं अब बताऊं तो मैंने E1 कोचिंग सेंटर के जो वीडियोस है, बेसिक वीडियोस, बहुत पुराने वीडियोस, 2017 बैच का हूँ, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम नए नए वीडियोस थे वो सब। तो मैंने उन्हीं का वीडियो देखा था, E1 कोचिंग सेंटर के बेसिक से वीडियोस हैं,
समझने के लिए बस कि परसेंटेज चैप्टर क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के सॉल्व किया जाता है, बस एक बेसिक नॉलेज जब हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और उसको बेस बना के आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार आपका एक बेस बन जाता है ना, फिर आपको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप क्वेश्चन से क्वेश्चंस लगाओ, उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करो, दैट्स इट। आपका धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्पीड हर सब कुछ डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एक सोर्स पे फोकस करोगे। अगर आप मल्टीपल सोर्स पे फोकस करोगे तो आपका समय जाएगा, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। जब एक बार लर्निंग ख़त्म हो जाता है, आप जब सीख जाते हो कोई चैप्टर को, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो क्वेश्चंस लगाने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मार्केट में आपको पता ही है बेस्ट में आता है किरण पब्लिकेशन और बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस है। मैं पर्सनली किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चंस करता था, ये चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चारों के चारे मेरे किरण पब्लिकेशन के थे। तो उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस लगाता था। अभी भी किरण पब्लिकेशन के बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने अवॉइड किया है, आपने एग्ज़ाम को ही अवॉइड कर दिया, आपने सिलेक्शन को ही अवॉइड कर दिया, तो इसको टोटली इग्नोर नहीं करना है, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको ये स्टार्टिंग, आपका जो प्रिपरेशन का जो बेस है ना, वो यही है कि आपको सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चंस मुँह जबानी याद होना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन सामने आपको इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए कि क्वेश्चंस आपके सामने आ गया, कोई भी क्वेश्चंस, मतलब कोई भी क्वेश्चंस मैंने उठा दिया आपको सामने, आपको उसका सल्यूशन फट से आ जाना ज़रूरी है। आपको टाइम नहीं लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूँ। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए वो सारे क्वेश्चंस कि आपको इजीली पता चल जाएगा, हाँ इसका सॉल्यूशन तो ऐसे निकलेगा, दैट्स इट। इस लेवल का प्रिपरेशन होना ज़रूरी है, देन ओनली आप एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, उसी को अगर इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को आप भूल ही जाओ, आप नहीं कर पाओगे इसको। आप कर सकते हो, खाली टाइम में कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम चलता है, टाइम में प्रेशर बनेगा। प्रेशर में, अंडर प्रेशर आप वही चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से जिसमें आप माहिर हो। और माहिर बनने के लिए आपको रिपीटेडली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, रिपीटेडली, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो। तो एक नंबर अगर मैं बताऊं तो प्रीलिम से पहले 5 से 6 बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। एक बार प्रीलिम ख़त्म हो गया तो प्रीलिम और मेंस के बीच में और 4-5 बार लगाना है। ये अगर मैं नंबर्स में बताऊं, इतना तो मिनिमम आपको करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, रिवीजन। रिवीजन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हर कोई मिस कर देता है। एक चैप्टर ख़त्म, एक किताब कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अरे यार मैंने एक किताब कर लिया, दूसरा किताब लाओ, तीसरा किताब लाओ, चौथा किताब लाओ। वो ईगो बिल्ड करते हैं अपना, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो जो सक्सेस वाला जो पटरी पे वो चल रहे थे, वो उतर के फेलियर वाला पटरी पकड़ लिए, ठीक है। उनको नहीं पता चलता है, वो अपना ईगो में चलते हैं। उनको लगता है यार मैं तो 4-5 किताब लगा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। नॉलेज, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉलेजेबल बंदा नहीं बनोगे, आप बहुत नॉलेजेबल बंदा बन जाओगे, लेकिन आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे डेफिनेटली। जितना किताब लगा लो, एग्ज़ाम वही क्लियर करेगा। अच्छे से सुनना मैं इस चीज़ को, ये लाइन को आप लिख के रख लो। एग्ज़ाम वही क्लियर करेगा जो एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेगा। एग्ज़ाम वो नहीं क्लियर करेगा कि वो 5 से 6 किताब एक बार लगाया है, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। उसका मैथ बन जाएगा, लेकिन उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एग्ज़ाम वही क्लियर करेगा जो एक किताब को 5 से 6 बार लगाया या 10 बार लगाया है। तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं से भी सीख लिए और एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको उसको दोहराना है बार बार, ठीक है। तो रिवीज़न इतना इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को मिस कर जाते हैं और फिर बोलेंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने रिवीज़न किया हुआ था, आपने कितना बार रिवीज़न किया है। आप थोड़ा मतलब अपने आप को एनालिसिस करो कि अगर आप फेल हुए हो तो आप कितना बार रिवीज़न किए हो, थोड़ा नोट करो। और अगर ऑनेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि अगर आपने
रिवीजन, अगर आप फेल हुए हो तो कितना बार रिवीजन किया हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप फेल क्यों हो। रिवीजन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं समझ लेना कि बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेस के लिए मतलब आपको दूसरों से अलग बनाएगा। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आपको दूसरे से अलग होना है, अगर आपको सबको पीछे करके आगे जाना है तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होगा। छठा पॉइंट ये है कि आपको क्विज प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा। या तो मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है, मॉक टेस्ट या क्विज। क्विज़ में इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे क्विज़ आपको देने हैं, आपको बड़े बड़े मॉक टेस्ट नहीं देने, फुल मॉक टेस्ट आपको इनिशियली नहीं देने, वो तो आपको एग्ज़ाम जब 1 महीना होगा तब आप प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन उससे पहले क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है। क्विज़ मतलब इन टाइम बाउंड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप नॉर्मली क्वेश्चंस करते हो तो आपका टाइम नहीं चल रहा होता है कि नहीं। क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें टाइम नहीं चल रहा होता, आप इजीली आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो अपना दिमाग लगा के। लेकिन जब टाइम चल रहा होता है तो एक क्वेश्चंस को करने का तरीका अलग होता है, एक प्रेशर होता है, और आपको उस प्रेशर में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब आपका एक कोर्स एक बार ख़त्म हो जाए तो आपको क्विज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना होगा। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इस टाइप के चैप्टर वाइज क्विज़ लगाओ, टाइम बाउंड में लगाओ। उससे क्या होगा कि आपका स्पीड डेवलप होगा। नॉलेज तो आपका डेवलप हो ही रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपका नॉलेज डेवलप हो रहा है, लेकिन आपका स्पीड कहाँ से आएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप क्विज प्रैक्टिस करोगे विद इन टाइम लिमिट, टाइम लगा के, टाइमर लगा के जब क्वेश्चंस करोगे, और आप यही टारगेट होगा कि इतना ही मेरे पास टाइम है और इसके अंदर मेरे को सारे क्वेश्चंस करने हैं, देन ओनली आपका स्पीड डेवलप होगा। देन ओनली आपका वो हैबिट डेवलप होगा जो आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होगा, जो आपको एग्ज़ाम में कम समय में कैसे क्वेश्चंस को मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चंस को पकड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, ये आपको वो चीज़ समझाएगा। ये वही बंदा सीख पाएगा जो रेगुलरली क्विज देता है। अदरवाइज़ आपको लगेगा मेरे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट, एक परफेक्शन लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट में आपको क्विजेस प्रैक्टिस करने होंगे विद इन टाइम लिमिट। टाइम लगाना होगा, क्विज प्रैक्टिस करना होगा। 7वां पॉइंट ये है कि आपको जो 1 साल, मान लो कि आपको 1 साल प्रिपरेशन करना है, अभी से आप मान सकते हो आपको 1 साल प्रिपरेशन करना है, तो आपको दोस्तों जो टाइम है, आपके पास जो टाइम अवेलेबिलिटी है, चाहे आप घर पे हो, मतलब वर्किंग नहीं हो या फिर वर्किंग हो, जो वर्किंग है ना उनको थोड़ा अलग टाइप का पढ़ना होता है, और जो वर्किंग नहीं है, जिसके पास मतलब टोटल 24 आवर्स हैं, तो उसमें दोस्तों जितना भी समय आपके पास बचता है ना, उसको वाइजली यूज़ करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ घूम रहे हो और मज़े कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, रिश्तेदारों के साथ आप गप्पे लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा 1 साल आपको संन्यास लेना पड़ेगा, 1 साल बस। 1 साल जब आप फुल्ली संन्यास, एक इंटेंसली संन्यास ले लोगे ना, फिर आगे का ज़िंदगी आपको फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कोई मतलब महारथी बन गए या कुछ बड़ा आपने अचीव कर लिया। बड़ा तो अचीव किया है, लेकिन एक फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो, नौकरी मिल जाता है, तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। उसके बाद आप अपना फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जॉब पाने के लिए आपको 1 साल का संन्यास लेना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल होगा इनिशियल टाइम, लेकिन बाद में आप एंजॉय करोगे उस चीज़ को, और मे भी आपका लाइफ बदल जाए उसके बाद। क्योंकि जब आप संन्यास ले लेते हो, जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जब आप अपने आप को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो, देन आपका लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब सजेशन है कि आप टाइम को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ये समय बाद में नहीं आने वाला दोस्तों। आज जो समय आप वेस्ट कर दिए वो आगे नहीं मिलने वाला आपको। तो रिग्रेट नहीं करना, जो गया गया, लेकिन जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसको वाइजली यूज़ करो, देखना रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और वो जो 8वां पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली इस चीज़ को इग्नोर कर देते सब लोग, वो है कि वो डेली टारगेट बनाते हैं। मेरे को आज इतना क्वेश्चंस करने हैं, या आज मेरे को इतने ये चैप्टर ख़त्म करने हैं। ठीक है, आपने टारगेट सेट कर लिया। मान लो कि कोई काम पड़ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गया और आपने वो चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाया, अब वो आप पे वो प्रेशर बन जाएगा। कल
आपने ये सोचा था कि आज मैं ट्रिगोमेट्री ख़त्म करूँगा, कल मैं मेंस्ट्रुएशन करूँगा। आज आपने ट्रिगोमेट्री ख़त्म नहीं कर पाया, कल आपका मेंस्ट्रुएशन की बारी आने वाला है, लेकिन आपके दिमाग में ये चलेगा कि साला मैंने ट्रिगोमेट्री ख़त्म किया ही नहीं। ठीक है, अब वो प्रेशर बनेगा। अब आप धीरे धीरे करके ऐसे बोझ के तले दब जाओगे। तो ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको टारगेट्स रखना है, लेकिन आपको डेली नहीं, वीकली टारगेट्स रखना है। एक वीक या फिर 10 डेज। ठीक है, डिसाइड कर लो कि ये 2-3 चैप्टर हैं, मेरे को ये 2-3 चैप्टर 10 दिन के अंदर ख़त्म करने हैं। दैट्स इट। मान लो कि आज कोई काम पड़ गया, आप ठीक है आज अपना आप टाइम दे दिया अलग जगह पे, बाकी जो 9 दिन में आप उसको कवर कर लेना। जो पढ़ाई होता है ना, वो हमेशा ऐसे सीधा लाइन पे नहीं चलता है। आपको ऐसे ऐसे जब आप स्टॉक मार्केट देखे होगे ना, कभी कभी पूरा उठेगा, कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये चलता रहता है। ठीक है, ये डिसिप्लिन में चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मोटिवेशन हाई डाउन, ऐसा नहीं चलेगा आपका। ये मत सोच लेने कि ये सीधा रेखा पे ही आप चला सकते हो, क्योंकि ह्यूमन है हम, हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, कभी अच्छा चलता है, कभी नीचे चलता है। तो वो सबको कंसिडर करके अगर आप 10 डेज़ या वीकली टारगेट रखोगे तो ईजीली अचीव कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो आई थिंक मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर एक दिन कुछ नहीं कर पाए तो बाकी के दिन में आप उसको मेकअप कर सकते हो, लेकिन अगर डेली के टारगेट्स रखोगे तो आप मेकअप नहीं कर पाओगे और प्रेशर के नीचे आप दब जाओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब हम खुद टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, दूसरा कोई टारगेट सेट कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम खुद डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ मुझे करना है, अगर वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप पे अजीब टाइप का फील होता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता उस चीज़ में। और हम जब डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ हमें करना है और उसको कंप्लीट कर देते हैं तो अंदर से स्ट्रॉन्ग सेंस का फील आता है। तो वो फील लाने के लिए हमको वीकली टारगेट सेट करना होगा, ना कि डेली टारगेट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब नोट करके रखना। और जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने बताया अभी से स्टार्टिंग से लेके 8 पॉइंट तक, सारे पॉइंट्स को अपने डायरी में नोट करके रखो। डेली थोड़ा देख लिया करो इससे, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मिस ना करो आप। अगर आप सीरियस हो प्रिपरेशन में, सिलेक्शन लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, तो मैं नहीं चाहता आप ये 8 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को आप मिस करो। तो डायरी का, आपका जो भी डायरी आप जहाँ पढ़ रहे हो, आप फ्रंट पेज में लिख लो या फिर एक पेज में लिख के दीवार पे चिपका लो, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो। और डेली थोड़ा आंख डाल देना सारे पॉइंट्स पे, ताकि मेक श्योर करो कि ये मिस ना हो। ठीक है, आई विश आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखे हो। बहुत कम लोग होते हैं वीडियो का अंत तक रहते हैं, बाकी जो स्टार्टिंग के 30 सेकंड 20 सेकंड में एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं है प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, वो हवाबाजी के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं ना, वो अंत तक देखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच। आपके पास इतना पैसेंस है कि वीडियो को अंत तक देख पा रहे हो। आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है एग्ज़ाम क्लियर करने का। कुछ चीज़ों पे ध्यान दो, सही कर लो, और अपना एफर्ट, आपका जो एफर्ट है वो जाया नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।